नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने रय प्रयोग के नियम के बारे में पढ़ा और कुछ अशुद्धि निवारण मंत्र पढ़े, जिसमें से शुद्ध और अशुद्ध शब्दों के बारे में हमने थोड़ी चर्चा की थी। दोस्तों, उन्हीं कक्षाओं के ऊपर आधारित मैं एक छोटा सा टेस्ट लेके आया हूँ आपके लिए, जो शायद फायदेमंद हो, आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। दोस्तों, इस टेस्ट के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमने कितना कुछ ग्रहण किया है। दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले प्रश्न के ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, रय के रूप होते हैं। दोस्तों, हमने कक्षा में पढ़ा था कि रय के कितने रूप होते हैं। दोस्तों, रय के रूप होते हैं 3। कौन कौन से? सबसे पहले वाला जो रय होता है वो चक्र वाला रय होता है, जो नीचे की तरफ लगता है, और नीचे की तरफ लगने वाला रय होता है वो क्या होता है? पूर्ण होता है। मैंने पहले भी आपको ये बातें बताई थी। दूसरा जो रय होता है वो पूर्व वाला रय। पूर्व जो रय ऊपर की तरफ लगता है, एक रय नीचे की तरफ हो गया, एक रय ऊपर की तरफ हो गया। अब ये दोनों रय हैं, ये रय तो पूर्ण है, लेकिन ये रय अधूरा है, क्योंकि जो ऊपर की ओर लगता है वो रय अधूरा होता है। एक एक रय होता है जो ऐसे इस तरीके से लगाया जाता है, ट्रक। ठीक है दोस्तों, ट्रक वाले रय में ये नीचे की तरफ दो ऐसे करके बनाया जाता है। तो ये जो रय है, इसका प्रयोग हम कुछ ही वर्णों के ऊपर करते हैं, जैसे ट हो गया, ड हो गया और ढ हो गया। जब ये वर्ण अधूरे होते हैं, आधे वर्ण होते हैं, तो इनको आधा करने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और इनके साथ में पूर्ण रय लगाने के लिए ये रय का प्रयोग नीचे की तरफ किया जाता है, इसलिए ये इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों, यह रय, ये जो रय है इसी का रूप है, क्योंकि चक्र में जो रय लगता है ये पूर्ण रय होता है, ये पूर्ण होता है, और ट के अंदर उसको आधा करने के लिए हम ये हल चिन्ह लगाते हैं और रय लगाते हैं हम ये वाला ही, इसलिए रय के रूप होते हैं दोस्तों 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, रय प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध शब्द नहीं है। दोस्तों, हम रय का प्रयोग किस तरीके से करते हैं और कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा शब्द अशुद्ध है, यही हमें बताना है। इसमें से दोस्तों, अगर ट्रक ट्रक हम शब्द लिखते हैं, तो ट्रक शब्द हम कैसे लिखेंगे? ट ट अधूरा है, तो उसके नीचे पहले हल चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद रय लगाया जाएगा, ट्रक ऐसे लिखा जाएगा। वैसे यह शब्द शुद्ध नहीं है, क्योंकि इसके नीचे रय लग रहा है और रय इस तरफ लगता है, हल चिन्ह नहीं है। ये ट तो पूरा लिखा है, लेकिन ये रय भी पूरा है, तो ये क्या बन गया? टरक, ऐसे। इसलिए यह शब्द हमारा क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं ड्रम की। अब इसमें ड तो इसने आधा लिख दिया रय में, लेकिन ये रय प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, क्योंकि ड के साथ जो रय का प्रयोग होता है, पूर्ण रय का प्रयोग, वो नीचे की तरफ होता है, और ड्रम कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद में तो ये भी हमारा शब्द क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। ट्रेन, अब ट्रेन भी वैसे तो शुद्ध शब्द है, क्योंकि ट अधूरा लिखा हुआ उसने, और रय के ऊपर एक ही मात्रा और न, ये वैसे तो शुद्ध शब्द है। शब्द के अंदर शुद्ध अशुद्ध के अंदर अगर पूछा जाता है ना, तो ये शुद्ध शब्द है, लेकिन रय प्रयोग की दृष्टि से यह शब्द शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भाई ट अधूरा है, तो ट अधूरा करने के लिए ट रे 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 नीचे लगेगा और न, ट्रेन ऐसे लिखा जाएगा, ना कि ऐसे। रय प्रयोग की दृष्टि से बता रहा हूं, बाकी वैसे ये शब्द ये दोनों शुद्ध हैं, और रय प्रयोग की दृष्टि से यह भी अशुद्ध है। तो दोस्तों, हमारे सारे के सारे जो शब्द जो हमने दे रखे थे, इसमें 3 शब्द, वो तीनों अशुद्ध हैं, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रय प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध शब्द नहीं है। दोस्तों, हम प्रश्न पढ़ने में सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम कई बार क्या होता है कि नहीं को नहीं पढ़ पाते हैं, और ये अगर हम नहीं को नहीं पढ़ पाते हैं, इसी वजह से हमारा प्रश्न क्या हो जाता है? गलत, क्योंकि हमारा पहला ही जो ऑप्शन जो हम पहला है वहां पे लिखा होता है वो सही होता है, और हम उसी को टिक करके आ जाते हैं। अगले जो 3 ऑप्शन है उनके बारे में हम देखते भी नहीं है, उनकी तरफ सोचते भी नहीं है। तो ये शब्द क्या हमारा, क्या प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? रय प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध शब्द नहीं है, यानी कि अशुद्ध शब्द है। क्या बोल रहा है? अशुद्ध शब्द। तो हमें रय प्रयोग की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध शब्द ढूंढना है?
अब अशुद्ध शब्द कौन सा है? क्रोध, कै, रे, ओ, ध, अ। क्रोध, क्रोध ऐसे लिखा जाएगा, तो क्रोध तो शब्द सही है, शुद्ध है, क्योंकि नीचे रे लग रहा है, रे पूर्ण है, तो ये शब्द तो हमारा क्या हो गया? शुद्ध हो गया। नंबर दूसरा, राष्ट्र, र, आ, स, ट, रे, ए। मैंने आपको बताया था, ट के नीचे अगर रे का प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार से किया जाता है, हल ट के नीचे, इसलिए ये शब्द भी क्या है? हमारा शुद्ध है। ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, दोनों शब्द शुद्ध हैं। अब बात करते हैं तीसरे सह ऑप्शन के बारे में। ढलोप, ढ, रे, ए, ल, ओ, प और ए। ढलोप। अब ढलोप जो शब्द है, इसके अंदर अशुद्धि कहाँ से आ गई? क्योंकि ये रे प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि ढ है, ढ के नीचे जो रे का प्रयोग किया जाता है ना, ढ शब्द के नीचे जो रे का प्रयोग किया जाता है, वो किस प्रकार से किया जाता है? इस प्रकार से। तो ढलोप कैसे लिखा जाएगा? ढलोप ऐसे लिखा जाएगा। तो ये शब्द हमारा शुद्ध होगा, ना कि ये शब्द। ये वैसे शुद्ध है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो शब्द है वैसे शुद्ध और अशुद्ध की दृष्टि से ये शुद्ध है, लेकिन रे प्रयोग की दृष्टि से ये शब्द शुद्ध नहीं है। ड्रग्स, ड्रग्स ऐसे लिखा जाएगा, सही है। क्यों? क्योंकि ड है और ड के नीचे इसी वाले रे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ड अधूरा है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से रे का प्रयोग सही रूप से किया गया है। अब ये क्या है? ये हमारा शुद्ध और अशुद्ध वाला प्रश्न आ गया। दोस्तों कैसे? देखो, आशीर्वाद, आ, सी। अब रे, रे अधूरा है, लेकिन वो वे के ऊपर लगेगा या सी के ऊपर? क्योंकि आ सी रे पहले बोल रहा है, तो रे ऊपर चला जाएगा, वाद है, आशीर्वाद। ये शब्द शुद्ध है, ना कि ये शब्द शुद्ध है। ठीक है। उसके बाद दूसरा, क, रे, त, व, ये कर्तव्य। क्यों? इसके टुकड़े कर लो ना। क, ए, रे, त, ए, व, ये कर्तव्य ऐसे है। अब कर्तव्य ऐसे है, तो रे, ये का के ऊपर क्यों जाएगा? ये यज्ञ पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि क के बाद में तुरंत रे बोला जा रहा है, जो अधूरा है, तो वो तय के ऊपर ही चढ़ के रह जाएगा, क्योंकि यह आगे जाने का तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए यह शब्द भी क्या है? शुद्ध है, शुद्ध नहीं है, सॉरी, शुद्ध नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन, प, री, व, प, री, रे, ऐसे थोड़ी बोला जा रहा है। प, री, व, रे, रे अब आया है, तो रे कहां पे जाएगा? तय के ऊपर, परिवर्तन। उसके बाद आर्द्र, आ, रे, द, रे और ए। अब देखो, इसमें से जो ये आ, रे, अब ये रे है, ये अधूरा है, तो ये किसके ऊपर? द के ऊपर चला जाएगा, और द वाला रे जो पूर्ण है वो, और द अधूरा है, हलंत है, तो इसलिए वो नीचे की तरफ लग जाएगा। तो इसलिए कौन सा शब्द शुद्ध हो गया? हमारा आर्द्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कहता है? हिंदी वर्णमाला में मात्राएं होती हैं। दोस्तों, मैंने आपको जब वर्णमाला के बारे में कुछ जानकारी तो हमने अभी ली नहीं है, लेकिन वैसे मैंने स्वरों के बारे में और मात्राओं के बारे में एक छोटा सा एक बिंदु सा बना के दिखाया था, लिखाया भी था। ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, औ तक। क्यों? क्योंकि हिंदी वर्णमाला में ये मात्राएं पूछ रहा है, उसी के ऊपर से मैंने ये प्रश्न उठा के यहाँ पे डाला। हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं ना, स्वर होते हैं कितने? 11। और हम ये मानते हैं अगर 11 स्वर हैं तो मात्राएं भी क्या होंगी? मात्राएं भी 11 होंगी। लेकिन ये गलत हो जाता है, क्योंकि मात्राएं हिंदी वर्णमाला में कितनी होती हैं? 10। क्यों 10? क्यों? क्योंकि जो अ स्वर होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 10। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, स्वर निकलता है। दोस्तों,
ये मैंने जब आपको पढ़ाया था कि स्वर किधर की तरफ निकलता है, तब बताया था स्वर का निकलना, स्वर का जोड़ना, वो आराम से समझाया था। एक हम शब्द ले लेते हैं, कोई भी हम एक छोटा सा शब्द ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया मार्ग। इसके ऊपर हम चर्चा करके और ये देखते हैं कि स्वर किधर की तरफ निकलता है। मैंने अच्छे से आपको बताया था, मैं अ रे, सॉरी दोस्तों एक बार वापस से लिख देता हूं, मार्ग। ठीक है, अब देखो, मैं आ रे गए और एह, यही तो है कि रे अधूरा है, अधूरा रे ऊपर वाले के मतलब पड़ोस वाले के ऊपर चढ़ जाता है, आगे वाले के ऊपर। तो ये मैं में से आ निकला, वो किधर की तरफ निकला, उल्टे हाथ से सुलटे हाथ की तरफ। गए में से ए निकला, जो स्वर निकला वो किधर की तरफ निकला, सुलटे हाथ की तरफ। तो कौन सा, आर एच एस, राइट हैंड साइड, सही है, दाएं हाथ की ओर। अब देखो ये क्या हो गया, सबसे मेन बात क्या है ये हम देखते हैं बार बार, राइट हैंड साइड का मतलब ये होता है दाएं हाथ की ओर। क्यों, इधर से और इधर की तरफ, उल्टे हाथ से सुलटे हाथ की तरफ, आगे की तरफ। अब ये जो शब्द जो निकल रहे हैं, जो स्वर निकल रहा है वो आगे की तरफ निकल रहा है। अगर इधर निकलता तो हम बोलते पीछे की तरफ। पीछे की तरफ स्वर हमेशा जुड़ता है और आगे की तरफ स्वर निकलता है। दोस्तों हमारे जो ये तीनों ऑप्शन है ये सभी सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। शुद्ध शब्द है। दोस्तों ये शब्द मैंने लिया है कुछ ऐसे जो हमने पढ़ा था अशुद्धि निवारण मंत्रों के बारे में, उनके ऊपर से आधारित। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न क्या बोल रहा है कि शुद्ध शब्द है, मतलब कि इसमें से शुद्ध शब्द छांटना है, बाकी अशुद्ध शब्द हमें नहीं छांटने। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके बारे में हमने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की थी कक्षा में। देखो, निडर, नी, नी क्या है, उपसर्ग, और डर, निडर। तो ये हो गया शुद्ध। क्यों, क्योंकि उपसर्ग लगा हुआ निडर। निडर का मतलब होता है जो किसी से डरे नहीं। अध्युड़ा, अब अध्युड़ा ऐसे लिखा जाता है, ए ध ये उ ढ और आ। अब ये अध्युड़ा सही है, ठीक है, लेकिन जो इसके नीचे ये नुक्ता का प्रयोग किया गया है ये गलत है। क्योंकि अध्युड़ा शब्द संस्कृत भाषा का शब्द लिया गया है, और संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं ना, संस्कृत भाषा के शब्दों में जो जो हमारा ये हिंदी का जो ताड़न जात अड़े और अढ़े, जिसके नीचे हम नुक्ता का प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग नहीं होता, इसलिए ये शब्द क्या है, यह शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 की चर्चा करते हैं, प्रौढ़। प्रौढ़, प्रौढ़ शब्द ऐसे शुद्ध है क्योंकि इसके नीचे नुक्ता का प्रयोग किया गया है, ये इसलिए अशुद्ध है। प्रौढ़ शुद्ध होगा जिसके नीचे नुक्ता का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों शुद्ध होगा, क्यों शुद्ध होगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सॉरी दोस्तों एक मिनट, देखते हैं क्या बात होगी। प्रौढ़, प्रौढ़ शब्द है, प्रौढ़, प्रौढ़ शुद्ध ऐसे होगा क्योंकि इसके नीचे यहाँ पे नुक्ता का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये अशुद्ध है। और प्रौढ़ संस्कृत भाषा का शब्द है, और संस्कृत भाषा का जो शब्द है उसके नीचे कभी भी ताड़नजा शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। अढ़ और अढ़ का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता। जिनके नीचे नुक्ता का प्रयोग किया जाता है वो हिंदी के वर्ण होने चाहिए, हिंदी के शब्द होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद चौथा ऑप्शन है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब ये झंडा, 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 अब हम देख लो ना, अब हम उच्चारण की दृष्टि से देखते हैं, झंडा बोला जाता है, झंडा नहीं बोला जाता, झंडा। क्यों, क्योंकि अगर इसके नीचे हम नुक्ता का प्रयोग कर देंगे, नुक्ता का प्रयोग होने के बाद में ये क्या बन जाते हैं, अड़े और अड़े। अगर अड़े और अड़े बन गए तो इनके नीचे नुक्ता का प्रयोग किया गया है, और ये झंडा जो शब्द है
ये हिंदी का शब्द तो हिंदी का है, लेकिन इसके नीचे नुक्ता का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसलिए यह शब्द भी अशुद्ध है। और पूछ क्या रहा है हमसे, शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है, निडर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। अशुद्ध शब्द नहीं है। अब इसके अंदर से शुद्ध मतलब शुद्ध शब्द छांटना है, बाकी 3 अशुद्ध हैं। अब ये नहीं है, देखो दोस्तों, जो हम नहीं है ना, उस नहीं के ऊपर ही हम कई बार क्या हो जाता है, ये जो नहीं शब्द होता है वो हमसे नहीं पढ़ा जाता प्रश्न में, तो हमें ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि हम प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ लें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें कि वो प्रश्न बोल क्या रहा है, तभी तो हम उसका सही से उत्तर दे पाएंगे ना। अब देखो दोस्तों, पहला जो शब्द है वो शुद्ध नहीं है। क्यों शुद्ध नहीं है, अशुद्ध शब्द नहीं है, यानी कि शुद्ध कौन सा है। अब देखो, गुड़ाकेश, गुड़ाकेश, गुड़ा का धन ईश, गुड़ाकेश, ये क्या है, ये जो शब्द है गुड़ाकेश शब्द है, वो क्या है, वो शुद्ध है। क्यों, क्योंकि गुड़ाकेश, गुड़ा का धन ईश, गुड़ा का धन ईश, ठीक है, यह शब्द हो गया, ये जो शब्द है यह शुद्ध है। दोस्तों आज बहुत सी गलतियां हो रही हैं, माफ कीजिएगा। देखो, अब जो दूसरा बै है, बै ऑप्शन क्या है, षडान, षडानन। अब देखो, मैंने बताया था जो ये नुक्ता का प्रयोग किया जाता है ना, नुक्ता का प्रयोग अड़े और अड़े के ऊपर किया जाता है। और षडानन जो शब्द है ना, षडानन शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, और संस्कृत भाषा के शब्दों के अंदर हिंदी के जो उच्छिप्त वर्ड होते हैं, वर्ण होते हैं, ड और ड, इनका प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता। तो षडानन जो शब्द है वो क्या हो गया, वो दोस्तों अशुद्ध हो गया। ठीक है। अभ्यार्थी, दोस्तों हिंदी में अभ्यार्थी कोई शब्द नहीं होता, अभ्यर्थी होता है, अभ्यर्थी। कैसे दोस्तों, हिंदी में अभ्यर्थी शब्द होता है अभी उपसर्ग के साथ में अर्थी शब्द के योग से मिलकर दीर्घ जो हो गुणादेश होता है, यणादेश, यणादेश होता है, वो क्या होता है, यह। ठीक है, और यह ही बनेगा आगे ए हो, ए स्वर है, अगर ए स्वर है तो यह ही बनेगा, आ नहीं बनेगा। तो दोस्तों ये अभ्यर्थी जो शब्द है वो कतई भी शुद्ध नहीं हो सकता। दोस्तों छ, छ, छ हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं, छ जो होता है वो शुद्ध होता है, छ है दोस्तों, तो इसलिए यह भी अशुद्ध है। दोस्तों हमारे 3 जो शब्द हैं वो अशुद्ध हैं, बाकी गुणाकेश हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। अशुद्ध शब्द का उदाहरण है। दोस्तों ये बता रहा है कि इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है, ये पूछ रहा है, अशुद्ध शब्द का उदाहरण है। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है, अशुद्ध शब्द है दोस्तों, देखो, तत्व, तत्, धन, त्व। तो तत्व तो सही है, क्यों, क्योंकि ये शब्द बनेगा वो बनेगा तत्व, तत्व हमेशा यही शुद्ध होता है, तो तत्व सही है। दूसरा, अभी हमने पिछले प्रश्न में चर्चा की थी अभ्यर्थी के बारे में, वो अभ्यर्थी नहीं होता, अभ्यर्थी होता है, इसके बारे में हम स्पष्ट रूप से चर्चा कर चुके हैं। मिष्टान, मिष्ट धन अन्न, ठीक है दोस्तों, तो मिष्टान भी हमारा शुद्ध है। क्यों, क्योंकि मिष्टान्न बनता है अन्न, ते मिष्ट, ए और ए मिलके क्या बना, आ बना, दीर्घादेश हुआ, तो इसमें दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो यह शब्द भी हमारा क्या है, शुद्ध है। तो अशुद्ध क्या है, स्थिति। क्यों, अब आप ही बोलोगे सर स्थिति भी तो ऐसे ही लिखी जाती है,
स्थिति। दोस्तों स्थिति ऐसे नहीं लिखी जाती। स के ऊपर ई की मात्रा नहीं होती बल्कि थ के ऊपर ई की मात्रा होती है, इसलिए यह शब्द क्या है? अशुद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, कर्म रूप होगा। अब दोस्तों मैंने आपको कर्म रूप और क्रिया रूप दो विशेष रूप से पढ़ाए थे, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कर्म रूप क्या होगा और क्रिया रूप क्या होगा। अब इसमें कर्म रूप पूछ रहा है ये दोस्तों, कर्म रूप और क्रिया रूप। क्रिया रूप क्या होता है? जो शब्द क्रिया का कार्य करे और क्रिया का कार्य करते समय प्रयोग किया जाए वो तो होगा क्रिया रूप। और जहां पे कर्म के रूप में, मतलब जो कर्म होता है हमारा उसके ऊपर काम करता है, जो कर्म प्रधान शब्द होता है वो होता है कर्म रूप, ठीक है। तो दोस्तों हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आएगा, आ ये गा, तो ये हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है क्योंकि आएगा, आना क्या है? क्रिया है। और क्रिया रूप क्या है? क्रिया रूप बना हुआ क्यों? क्योंकि आएगा, ये वो आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया? क्रिया रूप है। जाएगा, जाएगा, ठीक है, जाएगा, ये का प्रयोग हुआ है, जिसके अंदर ये का प्रयोग हो रहा है ना, ये का, ये का प्रयोग होता है, वो क्या होंगे? हमेशा क्रिया रूप। और जिसके अंदर ए का प्रयोग होता है, ए का, वो कौन क्या होंगे? हमारे कर्म रूप। देखो जैसे अगर हम इसी शब्द को, आएगा शब्द को हम ऐसे लिख दें, आएगा, तो ये जो शब्द है ना, ये कौन सा शब्द बनेगा? कर्म रूप बनेगा। और अगर हम इसी आएगा को ऐसे लिखा है हमने, तो ये क्या बन गया? हमारा क्रिया रूप। दोस्तों अच्छे से समझ गए होंगे, सिर्फ ये और ए, ए और ये वाला फर्क है। अगर ये शब्द आता है तो वो आता है क्रिया रूप में, और अगर ए शब्द आता है वो आता है कर्म रूप में। इससे शॉर्ट कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों अगला प्रश्न, कुल कितने स्वर हैं जिन पर शिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता? दोस्तों मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था कि स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं जिनके ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता। दोस्तों 4 स्वर होते हैं जिनके ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता। कौन कौन से स्वर होते हैं वो? ए, आ, ओ और औ। इनके ऊपर कभी भी शिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता। प्रश्न नंबर 12, वह स्वर जिस पर शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको अच्छे से बताया था कि शिरोरेखा का प्रयोग किस पर नहीं होता? ए के ऊपर नहीं होता, ओ के ऊपर भी नहीं होता, आ के ऊपर भी नहीं होता, उ के ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। वह स्वर जिस पर शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है, तो शिरोरेखा का प्रयोग उ के ऊपर किया जाता है। प्रश्न नंबर 13, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, शुद्ध लिखित स्वर है। दोस्तों सिर्फ मैंने इस प्रश्न को इतना ही घुमाया है कि जो मतलब शिरोरेखा के ऊपर ही है ये प्रश्न। तो शुद्ध लिखित स्वर कौन सा है? हमने जो लिख रखा है वो शुद्ध स्वर कैसे है? ई, ई अशुद्ध है क्योंकि अगर ई लिखेंगे तो उसके ऊपर हमेशा शिरोरेखा का प्रयोग किया जाएगा। उ अगर हम लिखेंगे तो उसके ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग किया जाएगा। बड़ा उ लिखेंगे तो उसके ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए ये तीनों अशुद्ध है। ओ, ओ के ऊपर सिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, शुद्ध शब्द नहीं है। अब देखो शुद्ध शब्द कौन सा नहीं है। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था कक्षा के समय कि देखो आंख कैसे लिखी जाती है। आंख, आंख लिखने के लिए हम अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। और अगर हम अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे तो आंख कैसे लिखी जाएगी?
आंख, ठीक है, आंख। उसके बाद में भांति, क्यों? क्योंकि हम ये अर्धचंद्र का प्रयोग क्यों करते हैं दोस्तों? वो इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि स्वर जो शब्द होता है, शब्द में अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए। अगर हम अनुनासिकता को प्रकट करते हैं तो ख, ख में आंख में अनुनासिकता प्रकट करने के लिए मतलब क्या, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। भांति, भांति, अब भांति, भांति जो शब्द है इसमें अनुनासिकता प्रकट करने के लिए हमने चंद्र बिंदु का प्रयोग किया। इसी प्रकार से हमने अगर भ्रांति, भ्रांति देखो, भांति, और इसमें न की ध्वनि आ रही है, और अगर न की ध्वनि आ रही है तो उसके ऊपर हमने प्रयोग किया है अनुस्वार का, अनुस्वार का। अब ये देखो, एक तो अनुस्वार होता है और एक अर्धचंद्र होता है जिसका प्रयोग अर्धचंद्र, अर्धचंद्र जिनका प्रयोग हम दोनों का ही अनुनासिकता प्रकट करने के लिए करते हैं। लेकिन वो कहां कहां पे करते हैं वो मैंने आपको कक्षा में स्पष्ट रूप से समझाया था दोस्तों। आंख, आ आ मतलब कि आंख है, अगर हम इसका उच्चारण करेंगे तो कैसे करेंगे, आंख, आ की ध्वनि निकल रही है, आ की, और ये आ जो आ की ध्वनि निकल रही है वो अनुनासिकता के ऊपर निकल रही है। भांति, भांति, आती, आती, वही आ की ध्वनि निकल रही है। अब भ्रांति जो शब्द है इसमें न की ध्वनि निकल रही है, इसलिए हमने अनुस्वार का प्रयोग किया। और जो कंचन शब्द है ना, कंचन, अब कंचन में अनुनासिकता प्रकट करने के लिए हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है, क्योंकि जो कंचन जो शुद्ध शब्द होता है वो ऐसे लिखा जाता है, कंचन, कंचन। अब देखो कौन कौन से शब्द होते हैं जिसके अंदर न का प्रयोग किया जाता है, जहां पे पंचम वर्ण, पंचम वर्णों को प्रयोग किया जाए। पंचम वर्ण, ड, अंग, य, म, ग, ण, न और म। अंग, य, ण, न, म, इनके ऊपर हमेशा इनका जो प्रयोग किया जाता है तो इनका प्रयोग हमेशा कैसे किया जाता है, चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कैसे प्रयोग किया जाता है ये हमने अभी जानकारी प्राप्त की है। देखो, कंचन, कंचन शब्द कैसे लिखा जाएगा, कंचन शब्द लिखा जाएगा, कंचन अगर शुद्ध शब्द लिखेंगे तो इसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो शुद्ध शब्द कंचन नहीं है क्योंकि इसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग होगा, ना कि चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न नंबर 15 हमारा, अर्धचंद्र का सही प्रयोग हुआ है, मतलब अर्धचंद्र का सही प्रयोग कहां पे, कहां कहां पे हुआ है, मतलब ये बोल रहा है। ठीक है, अब देखो कंचन, कंचन शब्द न की ध्वनि निकल रही है, तो न की ध्वनि निकलने के लिए कंचन शब्द को हम कैसे लिखते हैं, कंचन। ठीक है, कंचन, इसलिए इसके ऊपर क्या हमेशा किसका प्रयोग होगा, अनुस्वार का प्रयोग होगा, ना कि अर्धचंद्र का। तो ये शब्द हमारा क्या हो गया, कमल, कमल शब्द है क, व, ल, अव्वल। अब इसमें क में अगर अनुनासिकता प्रकट करने के लिए इसके बाद में कौन से वर्ण आते हैं, इसके बाद में जो वर्ण आ रहा है वो वह आ रहा है, और वह आने के लिए इसके अंदर अगर हम अनुनासिकता प्रकट करेंगे तो चंद्रबिंदु का, अर्धचंद्र का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा शब्द क्या हो गया, शुद्ध हो गया। भांति, भ्रांति, भ्रांति, भ्रांति ऐसे होगा दोस्तों, यह प्रश्न ही गलत है। नहीं नहीं, अर्धचंद्र का सही प्रयोग हुआ है, अर्धचंद्र का सही प्रयोग हुआ, ये पूछ रहा है। अब ये भ्रांति, ये तो भ्रांति है, भ्रांति शब्द, भ्रांति शब्द में हमेशा किसका प्रयोग होगा, अनुस्वार का प्रयोग होगा। इसी तरीके से अगला जो होता है, अगला जो ऑप्शन है, यह शब्द अशुद्ध है, यह शब्द भी अशुद्ध है, और ये कदम्ब, कदम्ब, कदम्ब शब्द ऐसे लिखा जाएगा, कदम्ब, कदम्ब के ऊपर किसका प्रयोग किया जाएगा, अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा, जबकि ये यहाँ पे अर्धचंद्र का प्रयोग किया गया है, ये भी इसलिए अशुद्ध है। तो अर्धचंद्र का सही प्रयोग पूछ रहा है, मैंने वो गलती से बोल दिया कि ये प्रश्न गलत है, नहीं ये प्रश्न सही है।
कंचन शब्द है वो गलत लिखा हुआ है। भ्रांति शब्द है उसके ऊपर भी अर्धचंद्र का प्रयोग करके इसको गलत किया गया है। कदम जो शब्द है इसके ऊपर भी अर्धचंद्र का प्रयोग करके इसको गलत किया गया है। जो कमल शब्द है वो क्या है, वो सही है, जिसके ऊपर अर्धचंद्र का सही रूप से प्रयोग किया गया है। तो हमारा उत्तर हो गया कमल वह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। अनुनासिकता प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब अनुनासिकता मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए, शब्द में अनुनासिकता प्रकट करने के लिए अर्धचंद्र का प्रयोग भी किया जाता है, अर्धचंद्र का प्रयोग भी किया जाता है और अनुस्वार का प्रयोग भी, दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो अ और ब दोनों दे रखे हैं ऐसा ऑप्शन, ये तो इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल वह नहीं है अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है बल्कि अर्धचंद्र का भी प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 17। कुल वर्ण जिनके ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता। दोस्तों ऐसे कुल वर्ण पूछ रहा है ये हिंदी वर्ण वाला में, जिनके ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता। बाकी सभी पे तो शिरोरेखा का प्रयोग होता है। अब कुल वर्ण कौन कौन से हो गए, 4 तो हो गए स्वर, जिनके बारे में हमने चर्चा की थी। और 4 स्वर कौन कौन से हैं, ए, आ, ओ और आओ। ये 4 तो हो गए स्वर जिनके ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग नहीं किया जाता। और 4 ही क्या है, व्यंजन। व्यंजन 4 कौन कौन से हैं, जैसे थ, ध, श और एक व्यंजन और है, कौन सा है दिमाग से निकल रहा है, 1 मिनट रुकना। ध, थ, स और शिरोरेखा का प्रयोग इन व्यंजनों पे नहीं किया जाता। त, थ, वो ध, थ, भ, ध, सॉरी, ध, थ, भ और ये क्या है, क्ष। इनके ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग नहीं किया जाता। स के ऊपर हमेशा स सलगम वाला स जो तालव्य स है, इसके ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। तो 4 तो हो गए हमारे स्वर, कौन कौन से, अ, आ, ओ और आओ। ये 4 तो हो गए स्वर। और ध, थ, ध, भ और क्ष, ये 4 हो गए व्यंजन। तो कुल कितने वर्ण जिनके ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग नहीं किया जाता, वो हो गए 8 वर्ण। प्रश्न नंबर 18। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंचम वर्ण के साथ अनुनासिकता प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पंचम वर्ण के साथ अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया गया था कि पंचम वर्ण अगर जहां पे भी आएगा वहां पे अनुनासिकता प्रकट करने के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा, अर्धचंद्र का प्रयोग भी नहीं होगा और उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तीन दोनों गलत हैं ऊपर वाले, तो ये उपरोक्त सभी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो किसका प्रयोग होगा, अनुस्वार का, जहां पे पंचम वर्ण। पंचम वर्ण मैंने आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं पंचम वर्ण, अंग, य, ण, न, म। अगर ये वर्ण आ रहे हैं ना, तो इनके साथ अगर अनुनासिकता प्रकट करनी है तो अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाएगा, ना कि अर्धचंद्र या चंद्र बिंदु का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। किसी स्त्रीलिंग एक वचन शब्द को स्त्रीलिंग बहुवचन बनाने के लिए स्त्रीलिंग एक वचन शब्द के अंतिम वर्ण में लगे आ के स्थान पर प्रयोग होगा। दोस्तों यह प्रश्न थोड़ा सा लेंथी हो गया। तो इसमें दोस्तों क्या हो गया, ये पूछ रहा है प्रश्न हमारा, प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसी स्त्रीलिंग एक वचन शब्द, कोई स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है, ठीक है, और उस एक वचन शब्द के अंदर स्त्रीलिंग एक वचन शब्द को और उसको बहुवचन बनाना है हमें। बहुवचन बनाने के लिए स्त्रीलिंग एक वचन शब्द के अंतिम वर्ण में आ जो लगा आता ना एक वचन बनाते समय, उसके अंदर क्या क्या जोड़ते हैं हम कि जिससे वो बहुवचन बन जाए। वो बहुवचन बनेगा, उसके अंदर हम जोड़ेंगे आए और आओ। ये जोड़ने से वो क्या बन जाएगा, बहुवचन। तो दोस्तों ये दोनों ही शब्द हमारे क्या हैं, ये जो दोनों ही ऑप्शन क्या हैं वो सही हैं ऊपर वाले।
हमारे। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 20 की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, शुद्ध बहुवचन शब्द है। दोस्तों शुद्ध बहुवचन शब्द पूछ रहा है ये। तो शुद्ध बहुवचन शब्द क्या क्या, कौन कौन क्या है, किस तरीके से है शुद्ध। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरीके से क्या क्या शब्द लिखे जाते हैं। मैंने शुद्ध और अशुद्ध में जैसे जो अशुद्धि निवारण मंत्र हैं उनके अंदर आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझाया था। दोस्तों शुद्ध बहुवचन शब्द, शुद्ध बहुवचन शब्द दवाइयां, द वा ई या। अगर इया का प्रयोग होगा तो ई का प्रयोग होगा वो छोटा होगा ना कि बड़ा, इसलिए ये क्या है, गलत है, ये गलत हो गया। दवाइयां, इसमें ई का प्रयोग किया गया है छोटा ई, क्योंकि इसमें क्या लगता है, इया प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दवाई या, क्यों, या इया, इया कौन सी, इया छोटी वाली इया, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह जो बड़ी ई वाला है वो हो जाएगा अशुद्ध और जो छोटी ई वाला है वो शुद्ध रहेगा। दवाइयों, दवाइयों, तो दवाइयों ऐसे लिखा जाएगा, ना कि बड़ी ई के साथ में। तो हमारा कौन सा शुद्ध हो गया, शुद्ध बहुवचन शब्द ये हो गया। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। शुद्ध बहुवचन शब्द है, देखो शुद्ध जूते, जूते, जूते ऐसे लिखे जाएंगे, तो ये जूते हो गए, ये भी शुद्ध है, तो ये इसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दोस्तों अगर हमने अनुस्वार का प्रयोग किया गया, जूते बन जाएगा वो जूते, और जूते शुद्ध शब्द नहीं होता, क्या तो जूते होता है या फिर जूतों होता है, ये जूतों भी नहीं होता, तो इसलिए ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, फिर उपरोक्त शब्द हो ही नहीं सकता, तो ये कौन से हो गए, जूतों। शुद्ध क्या है, जूतों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, शुद्ध बहुवचन शब्द है। अब देखो शुद्ध, शुद्ध बहुवचन शब्द छाते, छाते, क्यों, क्योंकि इसमें अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, यह अशुद्ध है। छातो, छातो नहीं होता, छातों, इसमें अगर अनुस्वार का प्रयोग करते तो शुद्ध होता, वरना ये अशुद्ध है। छातों, इसमें अनुस्वार का प्रयोग ऊपर किया गया है, इसलिए हमारा ये शुद्ध शब्द है, उपरोक्त शब्द तो हो ही नहीं सकता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, शुद्ध बहुवचन शब्द है छात्राएं, ठीक है, और छात्राएं। अब देखो छात्राएं कैसे लिखा जाएगा, छा त्राएं, छात्राएं। इसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग क्यों किया है, अगर अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया होता तो ये क्या होता, ये शुद्ध होता, इसलिए ये क्या है, अशुद्ध है। छात्राएं, छात्रा, मतलब देखो छात्राएं, क्यों, क्योंकि अनुनासिकता प्रकट करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये शुद्ध है। केवल अ शुद्ध नहीं है, अ तो शुद्ध ही नहीं है, और दोनों तो हो ही नहीं सकते अगर ये शुद्ध नहीं है, तो कौन सा शुद्ध हो गया, ब। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, शुद्ध बहुवचन शब्द नहीं है। अब शुद्ध बहुवचन शब्द कौन सा नहीं है, अब महिलाएं लिखेंगे, आए, आए लगा है, तो आए लगाया तो हमें देख लेना चाहिए कि आए में ये लगेगा, ये शुद्ध है। मिठाइयों, ई छोटी है, इयों तो छोटी, ये भी शुद्ध है। गधे, गधे सही है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर अगर ये लगा देते तो ये अशुद्ध हो जाता, अनुस्वार का प्रयोग कर देते तो। कुत्ते, या तो बनेगा कुत्ते, और या फिर बनेगा कुत्तों, तो अगर इसमें अनुस्वार का प्रयोग होता तो ये शुद्ध होता, वरना ये शुद्ध नहीं होता। तो हमारा
शुद्ध बहुवचन शब्द नहीं है। ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, मिठाइयाँ भी शुद्ध है और गधे भी शुद्ध है। कुत्ता जो शब्द कुत्तों बनना चाहिए था, ये शब्द हमारा शुद्ध नहीं है। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25, शुद्ध बहुवचन शब्द नहीं है। अब देखो भी दोस्तों क्या बोल रहा है, ये शुद्ध बहुवचन शब्द नहीं है। अब देखो, नारियां शुद्ध है। क्यों? क्योंकि इया छोटा, इयो नारियों नहीं होता, नारियों होगा। ये तो शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ठीक है। और ये शुद्ध शब्द नहीं पूछ रहा है, एक शुद्ध शब्द नहीं है, मतलब कि अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द ये हो गया नारियो, नारियो बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की थी इन 25 प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों इन 25 प्रश्नों, ये 25 प्रश्न हैं जो हमारी पिछली कक्षाओं के ऊपर आधारित हैं। और ऐसे ही हम हर टॉपिक के, जब हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा या कुछ ऐसा लगेगा कि भाई अब हमारा टॉपिक कुछ ज़्यादा लेंथी चल रहा है, तो उसके बाद में हम एक छोटा छोटा ऐसे छोटे छोटे टेस्ट जरूर रखेंगे। दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों प्लीज़ अपने इस चैनल को अपना मानकर मुझे एक अच्छा सपोर्ट, अच्छा मोटिव मिल सके, इसलिए इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।